जय हिंद दोस्तों। आज विशेष लाइव प्रोग्राम है। इसमें हम आप लोग के सामने जो बीपीएससी की तैयारी जस्ट शुरू करने वाले हैं, अर्थात जो ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन ले चुके हैं, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन की कंप्लीट कर चुके हैं और बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से यह फेसबुक लाइव है। और थोड़ा पेन पेपर रखेंगे अपने पास, ताकि मैं कुछ किताबों और पत्रिकाओं के नाम भी आपको नोट करवाऊंगा, उसका भी आपको नोट कर लेना चाहिए। हाँ, तो ऐसा है कि ये सिविल सेवा की परीक्षा है और सिविल सेवक का माइंड सेट कैसा होना चाहिए, यह तैयारी के दौरान ही हम लोगों को वैसा माइंड सेट बना लेना है। जैसे सिविल सेवक को प्रायः डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, यानी कोई भी विवाद समाज में है, उसके इलाके में है, तो उसको सॉल्व करना है। तो डिस्प्यूट यानी विवाद को सॉल्व करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। कैसे? तो डिस्प्यूट किसी कारणवश हो रहा है, उस कारण को ढूंढना, और यदि दो पक्ष या दो से अधिक पक्ष भी उसमें इन्वॉल्व है तो सबों को बढ़िया से उस कारण को समझा देना, शांति से पेशेंस धैर्य रखते हुए, और उस प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना, ये क्षमता आप में विकसित होना चाहिए। तो आप दैनिक जीवन में भी आप ये प्रयास कर सकते हैं कि आपके दोस्तों में या फिर आपके परिवार में यदि इस तरह का कोई विवाद खड़ा हो रहा है तो उसको सॉल्व करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, उसके जड़ तक जाना चाहिए, और आपको बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और यह स्टेट के लिए हानिकारक हो। तो आपको इस मनोवृत्ति के साथ हमेशा ये मनोवृत्ति आप में डेवलप होना चाहिए और आप अपने आदतों को इसी तरह से ढाल लें। दूसरा है कि आपका ब्रेन जो है वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी लोगों का कल्याण किस तरह से अधिक कल्याण हो, ऐसी सोच विकसित करनी चाहिए। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम के सवाल, इंटरव्यू के दौरान आपके साथ सवाल, आपका बिहेवियर, आपका आंसर सब नोटिस किया जाता है, और यह अन्य परीक्षाओं से कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आप सीधा पब्लिक लाइफ को पर इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। आप ही अपने क्षेत्र की जनता का जो है स्टेट है, स्टेट जो सरकार है वो आपके द्वारा ही चल रही है। आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पे हैं और आपको वो काम करना है। तो वेलफेयर माइंडेड आपको होना चाहिए, और ये कोई आप एग्ज़ाम पास करने के बाद ऐसा होंगे यह नहीं है। आपको तैयारी के दौरान ही ऐसे माइंडसेट से पढ़ना चाहिए, जैसे सवाल गरीबी से है, सवाल भूखमरी से है, सवाल विपदा, आर्थिक आपदा, प्राकृतिक आपदा से है, जैसे बाढ़, सुखाड़, बीमारी, जैसे अभी कोरोना है। तो इसमें आप समाज के सबसे निचले तबके के समस्याओं के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, कि सिर्फ आप बड़े तबके के बारे में, पैसे वालों के बारे में सोचते हैं? आप गरीब के बारे में सोचते हैं कि नहीं, कि उनकी जीविका पर क्या असर हो रहा है, उनके घर में क्या समस्या आ रही है, उसका सॉल्यूशन आपको करना है, अधिक से अधिक सॉल्यूशन आपको करना है। स्टेट आपके द्वारा सॉल्यूशन करवा रही है। तो आपका जब तक माइंड सेट वैसा नहीं होगा, नेचुरली आपसे वो स्किप कर जाएगा, वो काम हो नहीं पाएगा, या फिर आपके ऊपर बर्डन फील होगा कि हमें ये काम करना पड़ रहा है जबरन, और जबरन किया गया कार्य कभी सफल होता नहीं। तो आपको वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका माइंड जो है वो लोगों के कल्याण से ओतप्रोत होना चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए। जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना और संविधान का पूरा मूल भाव है कि देश को, राज्य को एक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करना। उसके लिए बहुत सारे प्रावधान है संविधान में। तो वो सारे प्रावधान क्यों हमें जानना चाहिए, हमें क्यों संवैधानिक पोस्ट पर बैठाया जा रहा है? तो इसीलिए कि हम संविधान का अनुपालन करवाएं, और उसमें जो प्रावधान है वो कहीं और से नहीं टपक पड़ा है,
उसको हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे देश के अनुसार, विदेशों से भी यदि कोई प्रावधान को लाया तो हमारे देश के, हमारे समाज के समस्याओं, रीति रिवाजों के अनुरूप अधिकाधिक ढाला गया है। तो ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए तैयारी के दौरान ही। तैयारी कोई तैयारी नहीं है, बल्कि ये भी एक प्रशिक्षण है। आप उस प्रशिक्षण को तैयारी के समय कितना प्राप्त करते हैं, यदि उस लेवल को प्राप्त करते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने के योग्य हैं और बनेंगे। कोई बहुत ज़्यादा, मैं अपनी बात करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा आपको तीक्ष्ण बुद्धि का नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी बुद्धि में ये सारे गुण जो मैंने बताया, सहानुभूति, कल्याणकारी भावना, ये सारे गुण होना चाहिए। और इसी गुण के साथ, इसी आदतों के साथ आपको तैयारी करनी है। जब आप गरीबी के बारे में पढ़ें, जब आप भुखमरी के बारे में पढ़ें, जब आप समाज के वंचित समूहों के बारे में पढ़ें, उनके उससे संबंधित प्रश्न को पढ़ें, उसके संबंधित आंसर को लिखें, तो आपको उसी ढंग से लिखना है। और जब तक आप वैसा सोच नहीं पा रहे हैं, वैसा आंसर आपका नहीं होगा, बनावटी होगा। और एग्जामिनर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो पकड़ लेंगे कि आपने बना कर लिखा है, आपके अंदर वैसी भावना नहीं है। अब रही बात कि क्या ये तैयारी गांव में रहने वाले या गरीब तबके के स्टूडेंट के लिए संभव है? तो बिल्कुल संभव है। आप जब इंटर पास करते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन में आते हैं तो उस समय आप मैच्योर थोड़ा हो जाते हैं, और आप जो है गांव में है या फिर गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप दूसरे को पढ़ाकर उससे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, अपने खर्चे उठा सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इससे फ़ायदा भी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है, और आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा ही शिक्षा है, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अब है कि गांव में किताबों की उपलब्धि पत्रिकाओं की नहीं है, इसके लिए आप थोड़ा फंड क्रिएट करें और कुछ किताबें आप 2-3 स्टूडेंट मिल के भी एक लाइब्रेरी छोटा सा, जो मैं अभी आगे लिखवाऊँगा, वो क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं मेन बुक लिखवाऊँगा, उसके साथ उसके पैरेलल में यदि आपके पास दूसरी किताबें हैं तो वो अच्छी है, लेकिन प्रयास करना है कि ये सारी किताबें भी आ जाए। अब है कि गांव के स्टूडेंट के साथ एक फ़ायदा है, क्योंकि गरीबी की मार बहुत ज़्यादा गांव में ही है और वहाँ पे समस्याएं हैं, और उसको सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा मिशनरी की भी थोड़ी कमी है। तो गांव के स्टूडेंट को जनता की समस्याओं का भान होता है, उनको पता है, वो चूँकि वो फेस करते हैं तो उनको उन समस्याओं का ज्ञान है, तो वो जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उनको यह प्लस पॉइंट होगा। जबकि शहर के स्टूडेंट को थोड़ा सा इन समस्याओं से उनका रूबरू नहीं हुआ होता है, इसलिए वो बिजली चली गई है इसलिए थोड़ा वीडियो आएगा तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो आप जो है गांव में है तो अपने को छोटा महसूस मत कीजिए कि मैं पटना नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इलाहाबाद नहीं जा पा रहा हूँ या दिल्ली नहीं जा पा रहा हूँ। लाखों स्टूडेंट दिल्ली से पढ़े हुए, इलाहाबाद से पढ़े हुए, पटना से पढ़े हुए इसमें जो है अपीयर होते हैं, लेकिन आपने अखबारों में सुना होगा कि गांव के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं। मेरा एग्जांपल है कि मैं मैट्रिक के बाद हम लोग के समय इंटर में उतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं होती थी तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ता था। ग्रेजुएशन मैंने नालंदा ओपन से किया तो वहाँ भी सेल्फ स्टडी करना पड़ा, और फिर आगे की तैयारी भी सेल्फ स्टडी से किया। तो कोचिंग कैसा होता है, क्या होता है, ये मुझे नहीं पता, न किसी का गाइडेंस मिला। सिर्फ अपने तरफ से मेरे एक साथी सुभाष बाबू हैं जो कोठिया मेरे गांव के बगल के हैं, उनसे थोड़ा बहुत गाइडेंस शुरू में मिला और फिर मैं अपने चल पड़ा। तो इसमें आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो इसका भी आप जो है आप अपने आप को छोटा महसूस ना करें, और कम से कम मैं कुछ तो बता रहा हूँ आपको। तो मार्गदर्शन आप बुक से सीधा अपना कनेक्शन करें। बुक खरीदने में आप 4,000 5,000 ज़्यादा 6,000 7,000 की किताबें आएंगी,
वो भी इंस्टॉलमेंट में खरीदें, 2 साल में 3 साल में खरीदें, तो इतना छोटा काम तो आप कर सकते हैं। आप अपने हाथ में देखें तो अभी मोबाइल 10,000 का होगा, लेकिन आप 4-5 हज़ार की किताबें खरीदने में सक्षम नहीं महसूस करते। ये सिर्फ माइंडसेट है। आपका जो मेन हथियार है, आपका जो मेन औजार है, वो बस आपकी किताबें और आपके हाथ में जो कलम पकड़ा हुआ है आपने, वो है। बस इससे अपना लगाव बढ़ाइए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि यह हमसे नहीं होगा, बिल्कुल आपसे होगा। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? चूंकि गांव में या फिर आपके सगे संबंध में सिविल सर्वेंट कम है या नहीं के बराबर है, दूर दूर तक रिश्तेदार में दिखाई नहीं पड़ता है, तो लगता है कि ये कुछ स्पेशल टाइप के स्टूडेंट करते हैं। हाँ, स्पेशल टाइप के स्टूडेंट करते हैं, लेकिन वो उनकी सोच होती है, उनका सोच जो है वो विशेष है, स्पेशल है, और जो कि हमारे गांव में या हमारे समाज में अधिकतर लोगों का नहीं हो पाता है। और यदि वो कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत है तो उसे बुद्धू समझते हैं, और आपके परिवार के सदस्य, आपके रिलेशन में वो लोग आपको बुद्धू बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में कम सोचकर लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल होती है, और आर्थिक स्थिति जब डामाडोल होती है, अर्थ का युग है, तो लोग आज औकात की बात करते हैं, किसके पास कितना ज़मीन किसने खरीदा, कितना स्टोरी बिल्डिंग बनाया, गाड़ियाँ कितनी है, और वहाँ पे आप पीछे छूटते हैं। आपके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं कमा के, और आप तो पढ़ाई में हैं, और ये कोई गारंटी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ही हो, 5 साल तैयारी में लग सकता है, 6 साल लग सकता है। तो धैर्य की भी ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि आपने अंदर विश्वास जगाइए कि मैं तो करूँगा ही, जब तक करूँगा नहीं दम नहीं लूँगा। और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पैसे कैसे कमाएं, तो पैसा कमाने के लिए आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें, आप कोचिंग चलाना शुरू करें। ज़्यादा समय ना दें, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर करें कि आपके पास 4 से 5 हज़ार रुपये महीने आ जाए। 2,000 भी आ रहा है तो कम नहीं है। आपको 1,000 रुपये महीने भी खर्च नहीं है इसकी किताबों में, इसके अखबार में, या नेट भराते हैं आप, नेट भराइए, खर्च कीजिए उसमें। हाँ, अब एक बात दिमाग में आया, यूट्यूब का उपयोग या फिर किसी स्टडी मटेरियल का उपयोग। तो देखिए, जहाँ तक सवाल है कि सिविल सर्वेंट या फिर सिविल सेवा का जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, वो आंसर राइटिंग काफ़ी गंभीर होना चाहिए। तो आपका स्वभाव भी गंभीर होना चाहिए, और सिर्फ फेंकने से काम नहीं चलेगा, तथ्य पर आधारित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। ज़्यादा आपको दाएं बाएं नहीं करना है, आपको फोकस्ड रहना है कि आपसे सवाल किया गया है। जैसे आप समस्या, आपके पास समस्या कोई आएगी तो समस्या पर फोकस करेंगे तभी सॉल्यूशन कर पाएंगे। समस्या के दाएं बाएं काफ़ी देखेंगे तो समस्या जस की तस रह जाएगी। तो उसी तरह से जब यूट्यूब वगैरह पे भी क्लासेस आप देखते हैं, तो वहाँ भी आप यह देखने का प्रयास करें कि जो सिविल सेवा में सवाल आ रहा है उसके इर्द गिर्द और मॉडल आंसर यदि कहीं मिल जाए, या फिर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है, तो आप मैचिंग करें उस टीचर का कि मैच करता है कि नहीं। यदि मैच नहीं करता है तो उनसे आप अपना नाता तोड़ लें, क्योंकि आप मिसगाइडेड हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं जो अपना किया, मैं यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा नहीं गया। मैं टेक्स्ट बुक जो मार्केट में चली हुई है, जिनकी ख्याति है, जिनका गुडविल है मार्केट में, जो काफ़ी समय से प्रचलित है, उन किताबों को आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें और सोचें कि मैं भी इस किताब को स्टूडेंट के सामने पढ़ा सकता हूँ। इसमें, इस बुक में जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, उसको मैं पढ़ा सकता हूँ, कल मुझे पढ़ाना है। इस ध्येय से आप स्टडी करें। कोई चीज़ को ओवरलुक करके आगे मत बढ़ें। यदि आगे बढ़ गए हैं तो वहाँ अंडरलाइन करें और उस समस्या को, उस शंका का निवारण जरूर करें।
ज़्यादा यूट्यूब पे आप सब देख रहा है तो मैं भी देख रहा हूँ, इससे नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्रेन कब डाइवर्ट हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप किताबों का अध्ययन अत्यधिक करें, क्योंकि एक बुक में जितना कंटेंट है वो कितना बार एडिशन हुआ है उसका, कितना बार उसका जो है उसमें सुधार हुआ है, डेटा कलेक्ट हुआ है, और उसके बाद आपके पास है, आप उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन को समझना होगा। ब्रेन जो है इसमें सबकॉन्शियस मेमोरी है, वो कब कौन चीज़ प्रिंट हो गया, और एग्ज़ाम हॉल में आप वहाँ पे आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि ए मारे कि बी, ये भी लगता है, ये भी लगता है। तो आप कंटेंट और मटेरियल बुक में यदि पढ़े हैं तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन यदि आप कहीं कुछ कर रहे हैं तो आप वहाँ कन्फ्यूज कर जाएंगे, और कन्फ्यूज ब्रेन सिविल सेवा का एग्ज़ाम नहीं कर सकता, कोई भी कंपटीशन नहीं निकाल सकता, यहाँ तो नहीं ही निकाल सकता, क्योंकि इसका सिलेबस अन्य कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, विस्तृत है। मेडिकल ले ले तो वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पढ़नी है, इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको 15-20 सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी सब पढ़ना है। तो आपका यहाँ पे इतना समय नहीं रहेगा कि आप सब पे फुल कंसंट्रेट कर पाए। बहुत सारी चीज़ें एक बार नज़र से गुजरी होंगी और उससे सवाल आया होगा, और आपका वो सबकॉन्शियस में रखा हुआ है ब्रेन के मेमोरी में, और वो जब आप ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, समझे हैं, चिंतन मनन किए हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में वो बातें आपके दिमाग में आएगी, उसके इर्द गिर्द आपकी सोच हो जाएगी, और एग्ज़ाम हॉल में न टू द पॉइंट तो 60 to 70% तो आप लिख ही डालेंगे। तो इसीलिए सबकॉन्शियस मेमोरी करप्ट ना हो, इसके लिए ज़्यादा इधर उधर स्रोत नहीं ढूंढना है, एकदम फोकस रखना है कि इतनी किताबों को 15 से 20 बुक्स को बार बार पढ़ना है, जिसका सिलेक्शन हो चुका है जिस बुक का, उसी में घूमना है। बाकी और सब चीज़ देखना है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर पाए ज़्यादा, ये भी ध्यान रखना है। तो मैं सलाह दूंगा अपना नाता बुक से रखें बस। अब हम कुछ आपको किताबों का लिस्ट उस दिन भी मैंने दिया था, आज फिर लिखवा रहे हैं। पीटी के लिए आपको फोकस करना है। तो उस दिन मैं मैग्रा हिल्स का दिया था, मैग्रा हिल्स। तो एक बार और GS CSET पेपर 1 एक हो गया। उसके बाद आप जो है एक मेन बुक हो रहा है, क्योंकि इसमें सारा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद आप स्पीडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने तो नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में देखा तो अच्छा इसमें मटेरियल कलेक्ट किया गया है। स्पीडी का GS और स्पीडी का साइंस, स्पीडी की साइंस और स्पीडी का GS, ये ले लें। उसके बाद लुसेंट का भी पीटी के लिए प्रयोग करें। लुसेंट जो GS है में GS है, GK है, और उसके बाद बिहार स्पेशल लुसेंट में है, बिहार स्पेशल। तो इसका भी अध्ययन करें, बहुत पतली किताब है ये। तो बिहार से संबंधित डेटा बड़ा बढ़िया अपडेट किया हुआ रहता है, ये लें। तो लुसेंट का GS, लुसेंट का ही बिहार स्पेशल, बहुत सारे लोगों के पास ये किताबें होंगी। अब है कि स्पीडी का ही करंट अफेयर्स आता है, स्पीडी का करंट अफेयर्स। तो कोई जरूरी नहीं कि इसका ही ले, आप लेके देख सकते हैं। और प्रतियोगिता दर्पण का भी आप, प्रतियोगिता दर्पण पीडी का समसामयिकी आता है, समसामयिकी, अर्धवार्षिक, वार्षिक जो भी है, राउंड अप, इसका अध्ययन करें। उसके बाद आपका आता है कि क्वेश्चन बैंक ले, क्वेश्चन बैंक पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा करिएगा। क्वेश्चन बैंक
2 साल पहले 10 रुपये में मेंस का आता था, 10 रुपये में पतली पतली किताबें हैं। तो आप जो है जीएस मेंस का, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और अपना जो ऑप्शनल आपका है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल पेपर का 1, 2 और 3, तो अभी 15 रुपये 20 रुपये होगा। तो ये जरूर रखें। कारण ये है कि जब आप अपने आप में डिमोरलाइज होंगे, जब आपकी हिम्मत टूटेगी, तो बस इसको देखना है। पतली सी किताब है, मेरे पास अभी, मैं पटना से बुक सब नहीं लाया हूँ। तो जीएस और ऑप्शनल आप देखें कि 2006 में क्या पूछा है, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आपको जब कुछ स्टडी होगा तो आपको पता चलेगा ना, मैं तो ऑनर्स करते करते आपको लगेगा मैं सॉल्व कर दूंगा। अब उसमें क्वालिटी बढ़ानी है, बस जितनी क्वालिटी बढ़ सकती है उतना ज़्यादा क्वालिटी आपको बढ़ाना है। तो क्वेश्चन बैंक आप ये 10 रुपये वाली जो बताया मैं, तीनों का लें, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल। उसके बाद आता है सिलेबस का, सिलेबस मेंस का। तो इसमें तो बस जीएस का क्या क्या पूछा जा रहा है टॉपिक वो देखना है, जीएस 2 का, और आपका जो ऑप्शनल है इसका सिलेबस। अब इस सिलेबस को, इसका सिलेबस का फोटो कॉपी करवा के अपने स्टडी रूम में चिपका दीजिए दीवार पे। वही आपके लिए समझिए कि एक टीचर है। और सिलेबस इसलिए मैं दीवार पे चिपकाने कह रहा हूं कि बार बार कम से कम एक बार जरूर देखें कि टॉपिक क्या क्या सिलेबस में, कोई 1-2 पेज का है तो वो जब चिपका रहेगा तो आप देखें कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है कि नहीं, इसमें मेरी औकात क्या है, मेरी समझ कितनी है, क्या इस सिलेबस में कोई धोखा हो रहा है, कुछ याद कीजिए। हाँ, इस बस उसी समय उसको निकाल के एक बार देख लीजिए। लास्ट आवर में जब कुछ आप तैयारी कर लेंगे तो ये पद्धति आप अपनाइए। शुरू में तो आपका सब अधूरा है, सब अनजान है, लेकिन जब कुछ स्टडी आप 5-6 महीने कर लेंगे, साल भर कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में कुछ कमी रह गई है। तो सिलेबस आपके सामने चिपका हुआ रहना चाहिए। उसके बाद आप मैप वर्ल्ड का, इंडिया का, बिहार बीपीएससी है तो बिहार, झारखंड, यूपी, इस सिलेक्ट मैप अपने रूम में लटकाइए ताकि मैप के पास आप दिन में कम से कम एक बार जा सके। और आपको वर्ल्ड मैप, विश्व का नक्शा यदि है तो आपको जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रांस है, फ्रांस के बगल में ये जर्मनी है, इधर इंग्लिश चैनल के बाद इधर इंग्लैंड है, यहाँ इंग्लिश चैनल है। तो पता चलेगा ये दोनों पड़ोसी था इसलिए तो लड़ रहा था, मतलब अधिक चांस है कि दोनों पड़ोसी है तो यहाँ पे अक्सर किसी किसी बात पे संघर्ष हो रहा होगा। लोकेशन जब देश का पता है तो आप पॉलिटी में आपको मदद करेगा, आपको ज्योग्राफी में मदद करेगा, हिस्ट्री में मदद करेगा, करंट मुद्दा है उसमें वर्ल्ड अफेयर्स तो इसमें मदद करेगा, और सब्जेक्ट में भी कर सकता है, लेकिन इसमें तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैप का मास्टर होना है आपको, और मैप आप अपने घर में, अपने रूम में लटका दें। ग्लोब ले सकते हैं, ग्लोब पर भी आप अध्ययन करें। ये सारा स्टडी मटेरियल है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ रहा है। जब आप एक बार दुकान पे जाएंगे, सारा बुक और ये सब का कॉस्ट जोड़ेंगे तो 4000-5000 होगा। 2-3 बार में आप लें, लेकिन इतना जरूर करें। अब है कि पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पिछले गत वर्षों का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स का, फिर प्रैक्टिस सेट कोई मिल रहा है मार्केट में तो वो प्रैक्टिस सेट ले लें। और सी होगा कि यस, डाउट हो गया, प्रैक्टिस। ओके, तो ये सारा, चूंकि ये मैं नहीं किया था लेकिन आपको बता रहे हैं क्योंकि आपके पास समय भी है और मेरा गाइडेंस तो है, तो
आप इसका प्रैक्टिस थोड़ा कर सकते हैं। लूसेंट में एक आता है वस्तुनिष्ठ बोल के, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, उसमें सेट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। टाटा मैकग्रा हिल्स में भी हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सेट है चैप्टर वाइज, वहाँ भी आपका पकड़ हो जाएगा। अब अखबार में उस दिन भी बताया था, यदि इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, द हिंदू, इसी के इर्द गिर्द चले आप। और यदि दोनों में एक प्रीफर करना चाहते हैं तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, क्योंकि इसका एडिटोरियल काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी बड़ा बड़ा एक एक पेज में होता है, तो उसमें काफ़ी कंटेंट होता है और एक मुद्दे पर पक्ष विपक्ष सब का रहता है, तो आप उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और करेंट टॉपिक पे आप अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं, अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। मैगजीन में उस दिन भी मैं बोला था फ्रंट लाइन, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बोल रहा हूँ अभी, फ्रंट लाइन, ये सच है कि इंग्लिश मीडियम में मटेरियल ज़्यादा उपलब्ध है, तो फ्रंट मैगजीन का अध्ययन कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम है तो उसके लिए आपको अभी घटना चक्र और ये इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं। ये सारा इंग्लिश में यदि आप इंडियन एक्सप्रेस को थोड़ा समझ रहे हैं हिंदी में लिखेंगे, और यदि हिंदी में समझ रहे हैं इंग्लिश में लिखेंगे, ये कोई बैरियर नहीं है। तो घटना चक्र हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, हाँ, फिर दृष्टि मैगजीन हो गया, इन सब का आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री मॉडर्न का मैंने उस दिन लिखाया था, आधुनिक भारत का, अधिकतर सवाल इसी से है। तो बिपिन चंद्रा का इतिहास ले लें, आधुनिक भारत। उसके बाद पॉलिटी में यदि बात करें तो पॉलिटी मैंने प्रतियोगिता दर्पण का पढ़ा था, और उसके बाद सुभाष कश्यप, इन लोगों का अध्ययन किया था। लेकिन लास्ट आवर में मैंने सार्थक पब्लिकेशन का पढ़ा था, सार्थक पब्लिकेशन की पॉलिटी मैंने स्टडी की थी। तो आप सार्थक भी रखें, और इसमें जो करंट मुद्दा है इकोनॉमिक्स का वो भी ले लें। सार्थक का 2-3 है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो ये खरीद लें। आर्ट एंड कल्चर भी इसका आ रहा है। अच्छा, तो सार्थक पब्लिकेशन, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने इसका स्टडी किया था। ज्योग्राफी के लिए आप बर्नवाल साहब की किताब ले लें। जीएस के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो बर्नवाल साहब का किताब ले लें। और एक बिहार ज्योग्राफी या बिहार इकोनॉमी के लिए मैंने बिहार लूसेंट लिखवाया था, तो ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री मॉडर्न से ही ज़्यादा सवाल रहता है, तो उसका साइंस एंड टेक यदि लेना है, साइंस एंड टेक, तो इसका जो है विवास पनोरमा है, पनोरमा उधर शायद बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो विवास पनोरमा इसकी किताब ले ले। अर्थव्यवस्था, पीडी का मैंने लिखवाया था, और सारी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। लेकिन लास्ट आवर में जरूर आप एक बार सार्थक का स्टडी करें, शायद इसी से आपका काम चल जाए, सार्थक पब्लिकेशन। अब आते हैं जीएस पेपर 1 में डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन 72 मार्क्स का भी है। इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की समझ। यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट परेशानी में फंसता है। मैथमेटिक्स अच्छा है, बावजूद इसके आप यहाँ पे थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे। ये 72 मार्क्स का है। अब देखिए टोटल एग्जाम 700 का है, और 700 में टोटल एग्जाम 900 का है, 300 का है, तो 900 में ये 72%, ऑलमोस्ट 72 मार्क्स, यानी 8%,
8 9 72, 8% मार्क्स इस सवाल में है। और यदि आप मैथमेटिक्स का जो बेसिक नॉलेज है और ब्रेन को कंसंट्रेशन करने की ताकत है तो 8% आप या तो पाएंगे या तो ये साफ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। 8% कम नहीं होता है। किसी का 54% आ रहा है, 8 जोड़ दीजिए तो 62 हो गया, ये आराम से सिलेक्ट हो गया, ये पीछे छूट गया। तो 8% और इसमें 72 में 72 लाया जा सकता है, बाकी में लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ तो 72 में क्योंकि मैथमेटिक्स है ना तो यहाँ पे आएगा। तो इस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या जरूर होगी। अब यहाँ पे क्या है कि प्रतिशतता शायद 7-8 का सवाल होगा, परसेंटेज। इसका थोड़ा सा मास्टर होना है। गुना भाग फास्ट करना है, गुना भाग जोड़ ये सब जो है ये प्रक्रिया थोड़ा फास्ट और कॉन्फिडेंटली करना है। हालांकि कैलकुलेटर का उपयोग वहाँ पे परमिटेड है, अलाउड है। मैं संयोग से कैलकुलेटर लेके नहीं गया था। तो अब समस्या ये आ जाती थी कि अब कैलकुलेटर है नहीं, तो जब कॉपी पे कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करते करते 5 मिनट से 10 मिनट हमारा उसमें वेस्ट हो रहा था। तो कैलकुलेटर आप भूले नहीं, कैलकुलेटर पे यूज करना सीखें। अब इसमें समस्या मेन क्या आती है कि जैसे फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 1 और दूसरा फिगर है 2। यहां जो आंकड़ा दिया हुआ है और यहां दोनों को कोरिलेट करना पड़ता है, और कोरिलेट करने दोनों में संबंध स्थापित करना पड़ता है, संबंध को समझना है और तब यहाँ पे आपको उत्तर निकालना है, सॉल्व करना है। तो एक फिगर को समझे और दूसरा फिगर समझने गए तो पहला फिगर गायब हो गया। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन चाहिए। बिल्कुल ये सोचिए कि ये सवाल हमको अभी बनाना है, पूरा बीपीएससी जाए भाड़ में, पूरा एग्जाम चला जाए, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिक्स रहिए। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे आप नर्वस हो सकते हैं, तो यहाँ पे नर्वस नहीं होना है। सवाल बिल्कुल 7, 8, 9 स्टैंडर्ड का है। अभी तो देख रहे हैं आंकड़ों की समझ में कहीं मीन मीडियन मोड यानी मीन माध्यम माध्यिका बहुलक इस टाइप का कोई सवाल अभी नहीं आ रहा है। तो आपको दो जैसे पाई चार्ट दिया हुआ रहेगा वृत्त वाला, दोनों को समझना है। तो एक सवाल को आप ले लें, कोई भी साल का कोई सवाल ले लें और उस सवाल पे आप 1-2 दिन खपत करें। सोचें कि कहाँ पटकते हैं, क्यों नहीं बनता है, उसका सॉल्यूशन कहीं मिला हुआ है तो सॉल्यूशन को समझें। एक सवाल सॉल्व करना यदि आप फटाफट सीख गए, चाहे उसमें 2 दिन भी लग जाए तो वहाँ पे लगाएं, बाकी सवाल आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस पे मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी एग्जाम हॉल में, तो परेशानी हो जाती थी क्योंकि कंसंट्रेशन बनाना, फिर टाइम कैलकुलेशन नहीं करना, तो इससे क्या हो जाता था कि कैलकुलेशन लंबा होता था, टाइम लग जाता था, तो दूसरा सवाल मेरा छोटा, आंसर उसका छोटा हो जाता था। तो आज मैंने आपके सामने एक मोटा मोटी रूपरेखा रखा कि जो बिगिनर्स हैं उनको कभी भी हौसला नहीं छोड़ना है, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है कि मेरे से नहीं होगा। एक बार आप निश्चय करें, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, जरूर आप सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर मिलूंगा अगले सेशन में। आपसे निवेदन है कि आप जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।